Yes, sir. So we are in the process of training a network, a big network which has number of hidden layers. So we are trying to figure out why is it difficult to train a network which is deeper. So this is why we call it deep networks, deep neural networks, क्योंकि इनमें hidden layers काफ़ी सारी हैं. और हम ये देख रहे थे कि although we knew about neural networks in 40s and 50s and 80s, we were not able to train bigger networks. So, so we are trying to investigate what are the reasons. Actually, we are trying to discuss what are the reasons. नेटवर्क बना देता हूँ एक छोटा सा. हमारे पास ये मैंने एक सिंपल सा नेटवर्क बनाया है जिसमें we have two inputs x1 and x2. Then they get these two inputs. So this black neuron has two inputs and this red neuron has these two inputs. फिर जो ब्लू न्यूरॉन है उसकी इनपुट डिपेंड करती है ब्लैक न्यूरॉन की आउटपुट पे और रेड न्यूरॉन की आउटपुट पे. तो और हर जो हमने वायर ड्रॉ की है इसका कोई ना कोई वेट है. तो what we figured out so far is कि let's say if this is the output, तो ये हमारे पास कोई इनपुट आती है, we pass it through the network and then we have some sort of output, और हमें किसी ने बताया भी होता है कि क्या आउटपुट है. तो अगर ये इस दोनों में डिफरेंस है तो अगर एरर है तो हमें पता है कि शायद एरर जो है वो हमारे वेट्स की वजह से है, तो हमने इसको अपडेट करना है वेट्स को. तो वेट्स को अपडेट करने का मेथड हमने देख लिया था बैक प्रोपगेशन वाला, और बैक प्रोपगेशन हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करने देता है टोटल एरर का विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल वेट. डेरिवेटिव ऑफ वो हम करते हैं कि वी कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल वेट एंड देन वी अपडेट द वेट यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट इक्वेशन. इस तरह जो है ना ये हमने ये देखा था कि ये जो बहुत बड़ा डेरिवेटिव है उसको हमने डिवाइड कर दिया था कि एरर डिपेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ ब्लू न्यूरॉन, output of blue neuron depends on the input of blue neuron, input of blue neuron depends on the output of these two neurons, and the output of these neurons in turn depend on their input, and finally it depends on the input of this black neuron depends on the weight of this wire and the input feature. इस तरह करके तो हमने जो अभी लास्ट वीक में डिस्कशन की थी वो ये देखी थी कि हमें पता चल गया था कि क्यों हमारे जो नेटवर्क की वेट्स हैं वो अपडेट नहीं हो रहे थे. तो जब हमने स्टार्ट किया अपने नेटवर्क को ट्रेन करना तो हमने कुछ वेट्स गेस कर लिए पहली आइट्रेशन में, और फिर हम देख रहे थे कि एज द आइट्रेशंस प्रोग्रेस्ड ये इक्वेशन ग्रेडियंट डिसेंट हम अप्लाई तो कर रहे हैं बट हमारा जो वेट्स हैं वो अपडेट नहीं हो रहे. तो वन ऑफ द रीजंस दैट कम्युनिटी फिगर्ड आउट वाज द वैनिशिंग ग्रेडियंट्स प्रॉब्लम, कि हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है और उसकी वजह से ये चेन ब्रेक हो जाती है.
तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये आप लोगों ने चेन रूल से ग्रेडियंट बहुत दफ़ा कैलकुलेट किया हुआ है। मैं एक न्यूरॉन पे फोकस करता हूँ और अगर ये मेरा एक न्यूरॉन है और ये इसकी दो इनपुट्स हैं, इसको मैं W1 कह देता हूँ। तो चलिए इधर ऊपर रेड वाले पे मैं लिख देता हूँ। Let's say this is neuron H1 and this is neuron H2, and then let's say this is W5 and this is W6. वेट, तो जो ब्लू वाले न्यूरॉन की इनपुट बनती है, नेट बनता है, वो बनता है आउट H1, क्या बनेगा आउट H1 इंटू वॉट, क्या लिखना है मैंने यहाँ पे, W5 W5 और प्लस आउट H2 इंटू W6। और हिडन जो बायस टर्म है वो मैं नहीं लिख रहा अभी फ़िलहाल। तो ये नेट इस तरह बन गया। अब अगर और फिर जो नेट है उसके बाद आउट अगर कैलकुलेट करना है तो आउट कैलकुलेट करने की क्या इक्वेशन होती है, 1/1 प्लस e की पावर माइनस नेट, सिग्मॉइड फंक्शन होता है अगर हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ सिग्मॉइड फंक्शन। Something like this. Sorry. This is 1 and this is 0 and this is net and this is out. तो ये जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम ये है, वो उसके मुताबिक अगर नेट की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है पॉजिटिव, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव या बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, तो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट आउट विद रिस्पेक्ट टू नेट, क्या होगा? ये वैल्यू क्या होगी फॉर सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन? अगर नेट की वैल्यू लेट्स से ये है 0 ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि ये देखें ना, ये सिग्मॉइड फंक्शन तो फ्लैट हो जाता है कुछ देर के बाद जाके, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो अगर डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया तो हम तो चेन बना रहे थे, और चेन में एक चीज़ जो है वो ज़ीरो हो गई तो डेरिवेटिव हो जाएगा, जो टोटल डेरिवेटिव है ये हो जाएगा ज़ीरो। और अगर ये ज़ीरो हो गया तो ग्रेडियंट अपडेट ने वेट को अपडेट नहीं करना, और अगर वेट ने अपडेट नहीं होना तो हमने कुछ सीखना नहीं है। तो पीपल फिगर्ड इट आउट कि द एक्टिवेशन फंक्शंस दे सैचुरेट एंड दैट इज़ द रीज़न ये हमारा चेन रूल जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं है। थ्योरी में सक्सेसफुल है, प्रैक्टिस में नहीं है। उसके बाद लोगों ने बहुत सारे सिग्मॉइड फंक्शंस प्रपोज किए, कहा कि जी आप, वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि रेक्टिफाइड ले लें, उसमें बेशक नेट की वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी हो जाए डेरिवेटिव वही रहेगा। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा लीकी बनाएं, क्योंकि अगर नेट की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो फिर भी डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, तो लीकी बना दिया इसको। और फिर जो है ना, वी हैड सेवरल ऑफ दीज एक्टिवेशन फंक्शंस और इनसे जो है ना हमारा मसला हल हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन सो फार। अच्छा,
अब हम जाके एक दफ़ा दोबारा रिविज़िट करते हैं कि क्यों, ये कैसे हो सकता है कि नेट की वैल्यू बड़ी हो जाए। मतलब हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो नेट है ये बड़ा कैसे हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू ये कैसे हो सकती है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें जाकर दोबारा, तो नेट डिपेंड कर रहा है आउट एज वन और आउट एज टू पे। तो आउट एज वन और आउट एज टू की तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करें आउट एज वन और आउट एज टू की, तो क्या हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू? 1। वन ही हो सकता है। तो ये वन हो सकती है मैक्सिमम, और आउट एज टू भी वन हो सकता है। तो चलें, आउट आउट जो भी हमारा वेरिएबल है इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो वन है, या मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ज़ीरो है। तो आउट एज वन की वैल्यूज़ जो है ना वो ज़ीरो और वन के दरमियान ही हो सकती हैं। तो आउट तो ज़ीरो और वन के दरमियान ही हो सकता है। तो व्हाट अबाउट W5 एंड W6? तो एक तरीका वेट्स को पहले स्टेप में गेस करने का ये है कि आप इसको वैल्यूज़ को गेस करें। यू कैन यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। लेट से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बना ली, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में से हमने कोई वैल्यू सैंपल करनी है, ज़ीरो मीन और वेरिएंस वन। तो अगर हम एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में से W5 और W6 को गेस कर रहे हैं ज़ीरो मीन और वेरिएंस वन में से, तो W5 और W6 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि अगर आप W5 और W6 की कोई बड़ी वैल्यू गेस कर लेते हैं ना, तो फिर तो नेट की वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी। डू यू एग्री विद दिस थिंग? अगर आपने W5 और W6 की कोई बड़ी वैल्यू गेस कर ली, Yes. तो आमतौर पे जो गेस करने का तरीका यही होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल को, कि आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करते हैं और उसमें से सैंपल कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टोकेस्टिक्स तो अब आप सब ने ही पढ़ लिया है ना। तो अब मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल कर रहा हूँ जिसका मीन ज़ीरो है और वेरिएंस वन है, तो इज़ इट पॉसिबल कि the value that I have sampled it is greater than one? No. नो सर। देखिए, आपका जो है ना स्टोकेस्टिक्स में जो ग्रेड है वो एट स्टेक है। अगर आपने गलत जवाब दिया ना, तो मैं स्टोकेस्टिक्स के टीचर को ईमेल करूंगा कि क्या पढ़ाया आपने। So hal could be that once you get the अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आई, कैन यू रिपीट? सर हर प्रोबेबिलिटी के साथ दोनों होता है। तो एक नॉर्मल ले लें जिसका ग्रेडियंट सॉरी मीन जो है 0 है और उसका वेरिएंस 1 है, तो हमसे ग्रेडिंग कैसे हो सकता है? हमसे कैसे ग्रेटर हो सकता है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने नेट पे लिखा था स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये नज़र आ रही है आपको, एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ हुई हुई है जिसका मीन ज़ीरो है और स्टैंडर्ड डिविएशन वन है, तो वेरिएंस भी वन ही होगी। स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो किस चीज़ का अंडर रूट वन होता है? वन का। मीन ज़ीरो और वेरिएंस वन। तो ये देख लें, इसमें टू भी वैल्यू पॉसिबल है और थ्री भी पॉसिबल है और इन्फिनिटी भी पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना उन वैल्यूज़ की। अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी बिलो -2.5 कौन सी वैल्यूज़ हैं? थोड़ी सी वैल्यूज़ तो बहरल हैं। तो गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होती, कम हो जाती है।
ज़्यादातर नंबर 0 और 1 के दरमियान होंगे, फर्स्ट सिग्मा जिसको आप बोलते हैं। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में जो एरिया अंडर द कर्व होता है, तो हाउ मच एरिया इज अंडर द कर्व फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन? So 1 से -1 तक। ये तो आपने बहुत दफ़ा किया हुआ है कि 66% एरिया होता है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन 99% एरिया होता है। ये तो आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं। बार हमें हमारा क्वेश्चन और है, अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी यूज़ करें ना, तो भी वैल्यूज़ 1 से तो बड़ी हो सकती हैं, कम वैल्यूज़ बड़ी होंगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 तो नहीं है ना। एक तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि अगर वो जो इनिशियलाइजेशन स्कीम एक ज़माने में यूज़ की जाती थी ना, कि ज़ीरो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 वाली डिस्ट्रीब्यूशन में से आप वैल्यूज़ गेस कर लें W5 और W6 की, तो वो वैल्यूज़ बड़ी हो सकती हैं। और अगर वो वैल्यूज़ बड़ी हो गई तो नेट की वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी पॉजिटिव या बड़ी नेगेटिव। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है, इट विल सैचुरेट, इन अदर वर्ड्स उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, आउटपुट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट 0 हो जाएगा। और हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर मैं आपको कहूँ अब कि आप कैलकुलेट करें नेट की वेरिएंस, अगर आपको मैं नेट जो है इसकी वेरिएंस कैलकुलेट करने को कहूँ, और मैं आपको आउट H1 की वेरिएंस दे दूँ और H2 की वेरिएंस दे दूँ, और आपको ये वेट्स बता दूँ W5 एंड W6 जो कि आपने गेस किए हैं, तो हमने देखा है, तो फिर वेरिएंस क्या होगी, हमने लास्ट टाइम ये देखा था। क्या क्या लिख रहे थे हम यहाँ पे? इधर मुझे क्या लिखना स्क्वायर ऑफ द चाहिए? वेट्स आएगा। हाँ, स्क्वायर ऑफ द वेट्स आ जाएगा, W5 स्क्वायर और W6 स्क्वायर। तो बेसिकली अगर तो W5 और W6 1 से बड़े हुए, तो नेट की जो वेरिएंस है इट विल बी ग्रेटर देन द वेरिएंस ऑफ द बोथ आउटपुट्स। तो वी डोंट नीड टू बी डीप लर्निंग एक्सपर्ट टू फिगर आउट दिस थिंग। हमें पता चल गया है कि रैंडम वेरिएबल्स को जमा करें तो वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएंस बढ़ती जा रही है, और वेरिएंस अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वेरिएंस का क्या मतलब है कि वैल्यू ज़्यादा फैली नहीं है, और ज़्यादा फैली हुई वैल्यूज़ का मतलब है कि कोई बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, और अगर बड़ी वैल्यू आ गई तो हम फंस जाएंगे क्योंकि हमारा डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये है रीज़न कि हमारा जो है डीप नेटवर्क्स में हम कहीं ना कहीं सैचुरेट हो जाते थे और हमारी चेन टूट जाती थी और नेटवर्क लर्न करना। तो एक इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप सिग्मॉइड ना यूज़ करें, आप दूसरे एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ करें। कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता 0 पे, कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस को कैलकुलेट करने में टाइम इन्वेस्ट होता है, जो हमने देखा था लास्ट टाइम में एक एक्सपोनेंशियल रेक्टिफाइड यूनिट था कि उसके लिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये जो लीनियर रेक्टिफाइड है इसमें तो हमें हर पॉइंट पे एक ही डेरिवेटिव है ना, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, बट 0 पे नहीं पता क्या डेरिवेटिव है। तो इसका एक हल तो पहले लोगों ने ये पता चला लिया कि मसला क्या है, और फिर लोगों ने उसका उनकी सजेशन ये थी कि आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर लें। अब कौन सा यूज़ करें, उसमें फिर आपके पास चॉइस है कि ये जो लीनियर वाले हैं इनका डेरिवेटिव तो आपको पता ही होता है, कांस्टेंट रहता है, और जो नॉन लीनियर वाले हैं वो 0 पे उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और लेकिन कैलकुलेट करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब पता नहीं कितने डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं, तो आपके पास ट्रेड ऑफ है। तो
एक जो है ना, एक सोल्यूशन है कि एक्टिवेशन फंक्शन बदल दें। तो एक ये सोल्यूशन लोगों ने प्रपोज किया है, और कुछ लोगों ने इससे बेहतर सोल्यूशन प्रपोज किया है कि हम जो है एक और सोल्यूशन है जिसमें एक्टिवेशन फंक्शन पे हम फोकस नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट वेरिएबल बन रहा है ना, नेट, तो ये जो नेट है इसकी वेरिएंस जो है ना वो ज़्यादा ना हो। तो इस नेट के हम इस नेट वेरिएबल पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ताकि हमारी वेरिएंस जो है ना वो कम हो जाए। तो हम अभी वो देखते हैं, और इट इज़ सिंस इट इज़ वेरी फेमस word that you will hear when you are talking about deep networks, we have to discuss it. तो लेकिन उससे पहले जो है ना आपने मुझे एक चीज़ कैलकुलेट करके देनी है कि लेट्स से ये मैंने एक प्लॉट बना दिया है, एक्स वाई प्लॉट है, और यहाँ पे मेरे पास लेट्स से 1 1 पे एक पॉइंट है, 2 2 पे 1 1 2 पे 2 1 1 2 और 3 पे एक पॉइंट है। इसका आप मुझे मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या होगी, ये जो 3 मैंने डेटा पॉइंट्स लिखे हैं? जल्दी से ये मुझे ज़रा कैलकुलेट करके बताएं कि इनकी मीन और वेरिएंस क्या होगी। ये जो मैंने वेरिएबल प्लॉट किया है ना, इसको मैं एक्स कह देता हूँ। ये टेबल है जिसमें एक्स है और पहली वैल्यू जो है x2, x है, ये y है, टारगेट वेरिएबल है। वन 3 तो क्या है इसका मीन? टू नहीं है इसका मीन, इन 2D पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है 1 1, दूसरा पॉइंट है 2 1 और तीसरा पॉइंट है लेट्स से 3 1। इनका एवरेज कैलकुलेट करें तो क्या आता है? 2 2 1 2 1 सर। अच्छा, और अगर सिर्फ x की वेरिएंस कैलकुलेट करें आप? 2/3। तो चलें हम इसको ना 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। x एक ही x है, x1, और ये 1 पे एक वैल्यू है और एक 2 पे वैल्यू है और एक 3 पे वैल्यू है। तो मीन होगा वो हो जाएगा 2, और वेरिएंस क्या हो जाएगी? 2/3। सिग्मा x स्क्वायर 2/3 और म्यू x हो गया म्यू x2 हो गया। अच्छा, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x को लेट्स से 0.5 से, तो मेरे पास एक वेरिएबल आ जाता है जिसको मैं x डैश कह देता हूँ, x डैश कह दूँ या जो मर्जी कह दें इसको। तो अब क्या आप x डैश प्लॉट कर सकते हैं? आप x डैश ज़रा प्लॉट करके बताएं मुझे। तो जब x 1 होगा तो x डैश हो जाएगा 0.5, और जब x2 होगा तो x डैश हो जाएगा 1.5। तो 0.5 से 0.5 से 1.5,
तो वेरिएंस बढ़ गई है या कम हो गई है हमारे वेरिएबल की? तो कम हो गई है। कम हो गई है। तो ये हमने वैसे भी देखा था कि अगर हम अपनी इक्वेशन यूज़ करें जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, बेसिक जो इक्वेशन है कि सिग्मा एक्स डैश का वेरिएंस कैलकुलेट करना हो तो वो 0.5 का स्क्वायर इनटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये वेरिएंस कम हो, तो वेरिएंस कम करने का तरीका क्या है फिर? अगर मैंने वेरिएंस कम करनी है किसी चीज़ की तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसी नंबर से जो छोटा हो 1 से, तो मेरी वेरिएंस कम हो जाती है। तो अच्छा, अगर मैंने वेरिएंस कम की तो क्या मैंने इन्फॉर्मेशन भी लूज़ की है? अगर मैं चेंज कर रहा हूँ अपने वेरिएबल को तो एम आई लूजिंग सम इंफॉर्मेशन? क्या ख्याल है आपका? अच्छा देखिए, जब हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल आया ना एक्स डैश, तो उसमें जो रेड पॉइंट है वो ब्लू और ग्रीन के दरमियान है। तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी ब्लू और ग्रीन के दरमियान ही है, और ब्लू रेड वाला पॉइंट ब्लू वाले से बड़ा है और ग्रीन वाला पॉइंट जो है ना वो इससे बड़ा है रेड से। तो अ, अगर ये कोई फीचर था ना, तो लेट से हाउस साइज था ये, तो अभी भी ये हाउस, इनका रिलेटिव रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो मे बी वी आर नॉट लूजिंग आउट ऑन इंफॉर्मेशन। तो अच्छा, एक चीज़ और करें। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख दूँ, अभी आप ये 0.5 को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं एक्स डैश में यहाँ पे कर दूँ -2, आप ड्रॉ कर सकते हैं? 0.5 को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 कर देते हैं इसकी। सर वेरिएंस वही रहेगी, बस शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा सा। बस शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा सा। तो अगर आपको कोई कोई इक्वेशन नज़र आए ना जिसमें कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो वो बेसिकली शिफ्ट कर रहा है। और अगर कोई वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आए तो वो वेरिएंस को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा चलें, ये अब आपने याद रखना है, ये प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये हम यूज़ करेंगे हमारी जो न्यूरॉन जब आउटपुट कर देता है ना, तो आउटपुट करने के बाद हम एक और ऑपरेशन करते हैं अपने न्यूरॉन के आउटपुट के बाद। यहाँ पे एक और डब्बा होता है हमारा, जो हम चेंज करते हैं उसकी वैल्यू को और फिर वो आउटपुट करते हैं। तो उससे इस तरह का कोई काम करते हैं जो अभी हमने नहीं किया है ना, कि उसको किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो वेरिएंस कम हो जाती है। और अगर वो वेरिएंस कम हो जाए ना, तो फिर हमारे जो नेट है उसकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी नहीं होगी, और अगर उसकी वैल्यूज़ बड़ी नहीं है तो फिर डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होगा, हमारी चेन ब्रेक नहीं होगी। तो ये दिस इज़ वन सजेशन, वी विल डिस्कस इट मोर इंशाल्लाह टुमारो। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है वो आपने करनी है, आपने मुझे कंटूर प्लॉट बनाकर दिखाना है। ते मैं आपको ज़रा दिखा दूँ।
ये जो है ना हम कल डिस्कस लास्ट टाइम हमने किया था कि अब हमने जो है ना अपना जो कॉस्ट फंक्शन है उसकी हमने कोई इंट्यूशन डेवलप करनी है कि हम कॉस्ट फंक्शन अगर हमारा 3D है भी तो भी हम 2D पे ड्रॉ करके उसको देख सकें। तो दिस इज़ जस्ट अनदर टाइप ऑफ प्लॉट यूज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू। तो ये देखें ना, ये अगर हिल होगी तो इन आर 2D मैप जो आपके पास एटलस होता है उसमें इस तरह करके ड्रॉ किया जाएगा इस हिल को, और ये जो ब्लैक लाइंस होंगी ये बताएंगी कि ये जो ब्लैक लाइंस हैं इन सब की एक ही हाइट है, और हाइट लिख भी दी जाती है मैप के अंदर। तो अगर अंदर वाले सर्कल का नंबर बड़ा है और बाहर वाले सर्कल का नंबर छोटा है तो इसका मतलब है कि ये कोई पहाड़ है, और अगर बाहर वाले का नंबर बड़ा है और छोटे अंदर वाले सर्कल का नंबर छोटा है तो इसका क्या मतलब होगा? सर कोई गड़ा है, कोई खड्डा है। कोई वैली है, ठीक है ना, कोई दरिया वगैरह इस तरह का। तो एनीवेज, और अगर ये सर्कल्स पास पास हों बहुत, इसका मतलब क्या है? और अगर दूर दूर हों तो इसका क्या मतलब है? सर पास पास में सर मतलब बहुत स्टीप है, दूर दूर तो मतलब है ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है एल्टीट्यूड। तो चलें, अब आपने ये देख लिया है तो अब आप लोगों ने ना टेक आउट अ पेपर एंड अ पेंसिल, तो आप कोशिश करें, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आप उसका ज़रा ड्रॉ करें। ये कंटूर प्लॉट, आई विल शो यू अ पिक्चर एंड आई एक्सपेक्ट यू कि आप जो है ना ड्रॉ करें। ये इमेजिन करें ये एक पहाड़ी है और आपने इसका कंटूर प्लॉट ड्रॉ करना है, तो ज़रा ट्राई करें एक दफ़ा, तो फिर आई विल शो यू द रिज़ल्ट एज वेल। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने डबल ई इंजीनियरिंग की हुई है उन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी हो, उसमें आप इसी तरह की कुछ ड्राइंग्स बनाते थे। तो यू शुड बी हैप्पी कि वी आर नॉट इन द क्लास, वरना अभी ऑब्वियसली एक क्विज हो रहा होता। सर ऐसी चीजों पर तो क्विज नहीं लेना चाहिए, सिर्फ देखिए, टेक्निकल चीजों। रिलेटिव ग्रेडिंग में उस चीज़ पे क्विज लेना चाहिए जो आपको आती है और दूसरों को ना आती हो। सर बन तो गया है, लेकिन सर अगर एक गलत हो जाए तो एक एब्सोल्यूट पूरा गया, तरीके से सेफ है। बना लिए सब ने? यस सर। तो ये ठीक बन गया, ये जो लेफ्ट पे आ रहा है आप सब तक यही बना है? आप इसके ऑलमोस्ट सर। स्लाइसेस ये देखें ना, यहाँ पे जो है वो स्लोप ज़रा इतनी स्टीप नहीं है इसके मुकाबले में जितनी स्लोप यहाँ स्टीप है। तो यहाँ पे सर्कल्स पास पास हैं और यहाँ पे सर्कल दूर दूर हैं। तो ये जो है हमारा कंटूर प्लॉट होता है। तो since it is used so many times, so we are just revising it how to draw it. अच्छा चलेंगे, अब हमने कर लिया, इसको हम यूज़ करेंगे वो इंशाल्लाह टुमारो। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर प्रॉब्लम ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। तो हमने काफ़ी सारे एक्टिवेशन फंक्शंस देख लिए हैं कि अगर नेट की वैल्यू बड़ी हो भी जाए तो भी डेरिवेटिव ज़ीरो ना हो। तो काफ़ी सारे हमने देखे हैं। ये बहुत फेमस अब एक चीज़ है जिसको हम बैच नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ये आप लोगों ने अभी ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बनाए थे, रेड ब्लू और ग्रीन, तो उसमें आप भी
बैच नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे। तो बैच नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका ये था कि पहले तो ये हमने ये पिछले लास्ट वीक किया था कि अगर हमने फीचर्स को नॉर्मलाइज करना है तो हम उनका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन कैलकुलेट कर लिया हमने और हमने उनकी वेरिएंस कैलकुलेट कर ली और नॉर्मलाइज्ड फीचर हमने बना लिया। मीन माइनस कर दिया और वेरिएंस से डिवाइड कर दिया या उसके अंडर रूट से। और ये जो एप्सिलॉन हमने रखा है वो ये किया कि वेरिएंस अगर ज़ीरो हो जाए तो ज़ीरो से डिवाइड करना इट क्रिएट्स एन एरर, तो हमने एक छोटा सा ना कांस्टेंट एप्सिलॉन ऐड कर दिया। तो एनीवेज स्टेप 1, 2 और 3 जो है ना हमने लास्ट वीक किया था फॉर दी इनपुट फीचर्स। तो ये काम हम अब करेंगे अपनी मर्ज़ी से किसी भी लेयर के बाद। पहले तो सिर्फ हम इनपुट लेयर पे कर रहे थे ना, तो अब हम कहीं पे भी ये काम कर सकते हैं। तो स्टेप 1, 2, 3 और अब हमने एक फोर्थ स्टेप ऐड कर दिया है। तो जो फोर्थ स्टेप है ना उसको अगर आप देखें तो फ़र्ज़ करें अगर आपके पास ये फोर्थ स्टेप में एक्स आई एक वेरिएबल है, उसको आप ये इसको क्या बोलेंगे, गैमा बोलते हैं या क्या इसको? यस सर। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना सिंबल, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। अभी आप इसको मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करें तो हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स को और इसमें कोई नंबर ऐड कर रहे हैं। तो जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं बीटा, वो तो सिर्फ शिफ्ट करेगा, जो कि हमने देखा था बीटा सिर्फ शिफ्ट करता है। और जो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं ये नंबर जो है एक्स की वेरिएंस को कम कर सकता है। तो जो z वेरिएबल हमने बनाया है x से बाय मल्टीप्लाइंग इट विद सम गैमा, तो ये जो स्टेप्स हैं ना इनको हम बैच नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो होगा क्या इन द एंड, फाइनली होगा ये कि जो आपकी आउटपुट है एट पहले आपके आउटपुट आ रही थी स्टेप लेट से कोई x वेरिएबल था और अब आपके पास x की बजाय आपने z यूज़ करना शुरू कर दिया बाय यूजिंग इक्वेशन 4। तो व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट, होगा क्या z x की जगह z यूज़ करने से? सर शिफ्टेड और स्केल वर्जन होगा एक्स। तो जो न्यूरॉन है हमारा उसकी आउटपुट जो है वो आउट नेट की जगह नेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है गैमा से और उसमें एक नंबर ऐड कर दिया बीटा और अब ये आप कह दें कि ये z है। तो अब z जो है उसकी वेरिएंस कम हो जाएगी और नॉर्मलाइज हो जाएगा, उसकी वेरिएंस कम हो जाएगी। और अगर z जो है उसकी वेरिएंस कम है तो इसका मतलब है कि z में बहुत बड़ी वैल्यूज़ के आने के चांसेस कम हैं। और अगर बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं आएंगी तो अगर हम पुराने वाला सिग्मॉइड फंक्शन ही यूज़ कर रहे थे तब भी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हम फेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना हम इसको हम बैच नॉर्मलाइजेशन कहते हैं और ये भी हमें हेल्प करती है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम से। और इसके कुछ और फ़ायदे भी हैं। आप मुझे बता सकते हैं इसका एक और फ़ायदा बैच नॉर्मलाइजेशन का? अगर हमारे पास ये हमारे वेट्स हैं ना, इनको W कह दें या इनको थीटा कह दें, तो आपने एक मेथड पढ़ा था जिसमें आप चाहते थे कि सिर्फ वही वेट्स
जो कि एक्चुअली आपकी एरर को रिड्यूस करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड तो बड़ा हो लेकिन हर किसी का वेट बड़ा ना हो। तो जो आपके पैरामीटर्स हैं, अगर उनको आप यूं स्केल कर रहे हैं, स्केल और शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा नहीं होगा। तो इसका क्या फ़ायदा है? सर जो जो पैरामीटर्स इनके जिनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हम उनके वेट कम कर देंगे, वो उनके यानी कि उनके गिरने या उनके ज़्यादा असर इंक्रीज करने से हमारा पूरा जो फंक्शन वो डिस्टर्ब नहीं होगा, स्टेबिलिटी रहेगी। स्टेबिलिटी तो हमने पढ़ी नहीं है, स्टेबिलिटी तो वर्ड हमने यूज़ ही नहीं किया अभी तक। रेगुलराइजेशन। हाँ, रेगुलराइजेशन। हम रेगुलराइजेशन में यही चाहते थे ना कि हमारे वेट्स जो हैं, जो कि इम्पोर्टेंट वेट्स नहीं हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा उनका मैग्नीट्यूड बड़ा ना हो। तो फिर हमने अपने एरर फंक्शन में कोई और चीज़ भी ऐड की थी। क्या क्या चीज़ ऐड की थी? थीटा थीटा स्क्वायर। हाँ, इसका हमने एक नाम रखा हुआ था। हजार। हाँ, तो ये एचआर ने तो आना ही आना है। तो बहरहाल अब हमारा जो है ना एचआर जो है वो फैल गया है, हमने उसको मिक्स कर दिया इसके अंदर के एक्सप्लिसिटली। हम जरूर अगर बैच नॉर्मलाइजेशन हमने शामिल कर दी है ना अपने नेटवर्क में, तो फिर हमारे जो हैं पैरामीटर्स जो है ना वो बहुत बड़े नहीं होंगे। तो ये अब मैं दोबारा आपको बना कर दिखाता हूँ एक। चलिए हम इसको कल कर लेंगे। इसमें हाँ, इसमें एक क्वेश्चन रह गया है कि ये गैमा और बीटा आपको बताएगा कौन? देखिए, आपने हर न्यूरॉन की आउटपुट के साथ ये करना है ना, तो जितने न्यूरॉन हैं उतने आपको गैमा और उतने बीटा चाहिए। तो ये आपको बताएगा कौन? जिस तरह देखे ना, ये रेगुलराइजेशन जब कर रहे थे तो ये लैम्डा तो पता चलाना पड़ता था ना, तो अब गैमा और बीटा भी पता चलाएंगे। तो कहाँ से आएंगे ये? आइटरेट करते जाएंगे और फिर एरर वगैरह देख के सब वही आइटरेटिव प्रोसेस हमारा सारा। नहीं, हमारा इटरेटिव प्रोसेस इतना आसान नहीं है। ये देखें, इधर एक ही लैम्डा था पूरे के पूरे वेट्स के लिए। इधर हर वेट के साथ गैमा और बीटा है, मतलब हर न्यूरॉन की आउटपुट पे एक गैमा और बीटा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका सादा जवाब ये है कि जिस तरह W5, W6, W1, W2 ये पैरामीटर्स हैं ना हमने जिनका सीखना है जिनको, इस तरह गैमा और बीटा को भी हम सीखेंगे। तो इन अदर वर्ड्स कि अगर आपने इस डब्बे के बाद ये कोई स्केलिंग और ट्रांसलेशन वाला ये वाला ऑपरेशन अब परफॉर्म कर रहे हैं ना आप इस पिंक बॉक्स में, तो दी इनपुट ऑफ ब्लू न्यूरॉन depends on the output of pink box, and the output of n depends on z, and z depends on the output of black neuron। और इस ये जो मैंने ये जो हमने वायर बनाई है बिटवीन ब्लैक न्यूरॉन एंड पिंक बॉक्स, इसमें पैरामीटर हैं ये गैमा और बीटा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम ये जो टोटल एरर है ना उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू गैमा एंड विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो अगर मैंने गैमा विद रिस्पेक्ट टू गैमा करना है, तो आप ये देखें ना कि आउटपुट डिपेंड्स एरर डिपेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ ब्लू न्यूरॉन, output of blue neuron depends on the input of blue neuron, and input of blue neuron depends on the output of pink box, which is z, and the output of pink box depends on
गैमा एंड बीटा। तो करते करते डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप या गैमा, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू गैमा, तो आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करके गैमा और बीटा की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो ये अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू गैमा एंड बीटा ऑफ द टोटल आउटपुट। लेकिन जिस तरह हमने बाकी सारी इक्वेशन लिखी हैं आउट नेट, तो ये दिस इज बेसिकली अनदर इक्वेशन। तो जिस तरह बाकी पैरामीटर्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट हो रहा है तो यहाँ पे इसका भी हो जाएगा। तो पहले गैमा और बीटा की वैल्यू कुछ गेस करेंगे और उसके बाद ग्रेडियंट डिसेंट विल अपडेट दीज वैल्यूज, और फिर हमें जो है ना गैमा और बीटा की वैल्यू पता चल जाएंगी। तो इस तरह जो है ना हमारा ये वैनिशिंग ग्रेडियंट वाला प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा और हमारा जो ओवर फिटिंग वाला प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा। इस वजह से जो है ना हम बैच नॉर्मलाइजेशन से वी आर वेरी हैप्पी अबाउट बैच नॉर्मलाइजेशन। तो अब we will continue this batch normalization thing inshallah tomorrow. अब जो हमें डीप नेटवर्क्स को ट्रेन करना होता है, तो एक मसला हमारा ये था कि कुछ हमारे पैरामीटर्स अपडेट होना बंद हो गए थे। तो वो हमें उसका मसले का रीज़न जो है वो पता चल गया क्यों हो रहा है, और अब हमने उसके सॉल्यूशंस भी बना दिए कि आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर लें या ये वाला काम कर लें। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है विच वेयर वी नीड दी कंटूर प्लॉट, वो ये है कि एक और जो इशू आता है जब आप बहुत बड़ा नेटवर्क यूज़ ट्रेन कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि एल्गोरिदम जो है वो स्लोली कन्वर्ज करता है। तो जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है ना वो बड़ा स्लो जो है ना वो कन्वर्ज करता है। तो और अगर लर्निंग रेट को बहुत बड़ा कर देंगे तो कन्वर्ज ही नहीं करेगा। तो people have come up with other type of gradient descent algorithms जो कि उसकी वेरिएशन ही है। तो tomorrow inshallah we will try to cover those variations जो कम आइट्रेशंस में हमें ऑप्टिमम वैल्यू तक ले जाए। तो I will advise you to practice this contour plot and we will use this contour plot tomorrow. Okay.